नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ओमिक्रॉन कोरोना के इस हमारे विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत। हमारे देश में ओमिक्रॉन और कोरोना दोनों बहुत तेजी से फैल रहे हैं और अब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सबसे पहले हमारे देश में आज की स्थिति क्या है, पिछले 24 घंटों में कितने केसेस आए हैं, इसमें ओमिक्रॉन के कितने केस हैं। अब तक देश भर में 1300 से ज्यादा ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिल चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा खतरा है। ये 24 राज्यों में अब फैल चुका है और सबसे पहले वही दिल्ली और महाराष्ट्र में टक्कर चल रही है। महाराष्ट्र सबसे आगे है। मुंबई में कल जिस तरह से कोरोना विस्फोट हुआ, महाराष्ट्र में जिस तेजी से न सिर्फ कोरोना बल्कि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ा रहे हैं। और दिल्ली का भी हाल यही है, लेकिन दिल्ली अब दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर ओमिक्रॉन केसेस के मामले में महाराष्ट्र है। अब अगर हम दुनिया की बात करें कि दुनिया में क्या स्थिति, तो दुनिया में स्थिति हमारे देश से कहीं ज़्यादा खराब है। 3,67,583 अभी तक केसेस सामने आ चुके हैं। 127 देशों में फैल चुका है ओमिक्रॉन। ये आंकड़ा हर रोज़ बढ़ रहा है, क्योंकि हर रोज़ आप और हम साथ में होते हैं, लेकिन ये आंकड़ा जिस तेज़ी से भाग रहा है वो चिंता इस बात की बढ़ा रहा है कि आखिर ये कहां जाकर थमेगा, ये रुक क्यों नहीं रहा। और जिस तरह से थर्ड वेव, तीसरी लहर की हम बात कर रहे थे, वो लहर अब हमारे देश में आ चुकी है। अगर हम ये कहें तो गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देश के हमारे कई सारे राज्य ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में हैं। डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर दास गुप्ता इस वक्त हमारे साथ दोनों जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ओमिक्रॉन के मामले हम बताएं। बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर चौधरी, जिस तेजी से केसेस हमारे देश में बढ़ रहे हैं, आप इसे किस दिशा में जाते हुए देखते हैं और ये कितना खतरनाक है? आप ये डॉक्टर चौहान भी हमारे साथ हैं। जी जी डॉक्टर चौहान, डॉक्टर चौधरी जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर चौधरी इस वक्त नहीं जुड़ पाए। डॉक्टर चौहान, आप बताइए सर। तो सबसे पहले ये है, जब डेल्टा मार्च या अप्रैल में उससे पहले फैल चुका था, मगर जब डिटेक्ट हुआ यहाँ पे, तो बिल्कुल बहुत तेजी से इंग्लैंड में, यूरोप में और सब जगह, क्योंकि जब अल्फा बीटा गामा, जब ये म्यूटेंट्स पिछले सितंबर में डिस्कवर हुए थे, तो अगले म्यूटेंट उससे ज्यादा तेज फैलने वाले थे। अब जब डेल्टा ने पूरे प्लैनेट को कवर कर लिया, 99.9% सारे जितने भी इन्फेक्शन थे सब डेल्टा के थे, क्योंकि डेल्टा और बाकियों से तेजी से फैलता था। ओमिक्रॉन जो आया है वो और भी ज्यादा म्यूटेटेड है और डेल्टा से भी ज्यादा फैलता है। जब वायरस म्यूटेट करता है, वायरस के दो ध्येय होते हैं। एक तो वो कितना जल्दी से फैले और कितना जल्दी से रेप्लिकेट करे। तो डेल्टा की ये ताकत बहुत ज्यादा थी। ओमिक्रॉन की ये ताकत फैलने की उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी से इन्फेक्ट कर सकता है। मगर इसमें एक ही बात जो हम लोग को नजर आ रही है, जो कि जिसको कहेंगे कि उतनी घबराने की बात नहीं है, कि डेल्टा फैलता, ये ओमिक्रॉन फैलता तो तेजी से है, मगर उतनी ज्यादा सीवियर डिजीज नहीं करता जितनी डेल्टा करता था। अब जो आप कह रहे हैं कि ये तेजी से फैला, ये तो इनएविटेबल है, इसका कोई रोक नहीं है। इसका यही है कि इसको आप स्लो डाउन कर सकते हैं कोविड बिहेवियर से, मास्क पहनने से, मगर ये रोकेगा। तभी आप कह रहे हैं, जब नवंबर 4 को डिस्कवर हुआ साउथ अफ्रीका में और 124 देशों में फैल गया, ये इनएविटेबल है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अगर मान लीजिए ओमिक्रॉन नहीं फैला होता, विंटर में क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज में हम सब लोग बहुत पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूरोप में और अमेरिका में, बिकॉज ऑफ लास्ट ट्रैवल, इवन डेल्टा भी बहुत ज्यादा फैलेगा। बट चूंकि अब ओमिक्रॉन इसको टेक ओवर करना शुरू किया है, तो ये जो आप देख रहे हैं, मैं नहीं सोचता कि जो आप कह रहे हैं कि ये बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय तो जब तक पेंडेमिक है तब तक है सर। ये डेल्टा से ज्यादा चिंता का विषय है, ये हम लोग पहले भी कह चुके हैं। इसको देखना होगा अगर सीवियर डिजीज कम होती है, मगर फिर भी अस्पताल वगैरह में, खासकर बच्चों के लिए, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अस्पताल तैयार रहे, बिल्कुल ऑक्सीजन तैयार रहे।
अभी तक जितनी रिपोर्ट आई है साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से, बेल्जियम से, कि उतना सीवियर डिजीज ये नहीं कॉज करता, हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद भी घर आप जल्दी से चले जाते हैं। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। डॉक्टर राजीव दासगुप्ता, डॉक्टर साहब अगर ऐसा है कि ये फैलना ही फैलना है, इसे हम रोक नहीं सकते, तो हम फिर सवाल ये आता है सर कि हम इससे बचें कैसे? शुक्रिया। एक जो इसकी पॉजिटिव बात है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ये तो इनेविटेबल है, लेकिन ये इनेविटेबल नहीं है कि डेल्टा में जो रूप हमने देखा वही रूप है इसका। अब तक की मीन्स कल तक की जो स्टेटिस्टिक्स है, जो डेटा है यूके से, इंग्लैंड से, वो लगभग 2,30,000 कंफर्म्ड ओमिक्रॉन केसेस हैं। ये टोटल कोविड केसेस नहीं, ये कंफर्म्ड ओमिक्रॉन केसेस है 2,30,000 ऑलमोस्ट। ये 2,30,000 में जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो है 815, यानी 1000 से भी कम, और डेथ्स है 54। तो 2,30,000 में 800 के करीब हॉस्पिटलाइजेशन और 54 डेथ्स जो है, ये हमें ये दर्शाता है कि ये उतने भयंकर नहीं है जो भयंकर रूप हमने पूरे जो बीते हुए साल है उस समय हमने देखा। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल ही कॉमन कोल्ड जैसा है। कई जो कमेंटेटर्स इस पे टिप्पणी की है, ये भी एक टर्म चल रहा है अमेरिका में कि ये ओमिकोल्ड है, दिस इज ओमिक्रॉन जस्ट लाइक कॉमन कोल्ड। लेकिन ये जस्ट लाइक कॉमन कोल्ड भी नहीं है। अब आपका जो सवाल है वो ये है कि इसको रोका कैसे जाए। यहाँ ये कॉमन कोल्ड का जो सिमिलैरिटी है वो यही है कि कॉमन कोल्ड को रोकना बहुत मुश्किल है, और कॉमन कोल्ड को रोकने का यही लगभग तरीके हैं जो कोविड का है, एक्सेप्ट वैक्सीनेशन। हर देश में हर गवर्नमेंट वैक्सीनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का एक्सेप्टेंस बहुत हाई है हमारे देश में, लेकिन उसके बावजूद कॉमन कोल्ड में मास्क, हाथ धोना, ये डिस्टेंस मेंटेन करना, इसका एक्चुअल जो इफेक्ट है, जो रिजल्ट है, जो बेनिफिट है, वो काफी कम है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको ना करें, पर इससे कितना रियलिस्टिक हम एक्सपेक्टेशन रखें कि इससे रोक जाए या स्लो हो जाए, ये हमें देखना है। बिल्कुल ठीक है सर डॉक्टर दासगुप्ता। डॉक्टर चौहान, अब क्या ये अगर मान लीजिए किसी एक फैमिली मेंबर को हो गया ओमिक्रॉन, तो उस घर में रहने वाले सभी लोगों को होगा? क्योंकि इनिशियल जो केसेस आए थे उसमें हमें यही देखने को मिला। या अगर हम उस पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं तो हम दूसरे घर वालों को बचा सकते हैं सर? बिल्कुल है। मैं ये सोचना गलत है, और अगर मैंने ऐसा पहले कहा तो वैसे मैंने ऐसा कहा नहीं था। ये नहीं है कि इसको स्लो डाउन नहीं किया जाने सकता, और स्लो डाउन करना बहुत जरूरी भी है। इनेविटेबिलिटी इसकी यही है, क्योंकि ये डेल्टा से भी ज्यादा तेजी से फैलता है, इसलिए फैलेगा ज्यादा। घर में जब पिछली बार डेल्टा हुआ लोगों के घरों में, तो ये नहीं हुआ कि सभी को डेल्टा हुआ, वो भी हाईली इन्फेक्शियस था। तो मैं सोचता हूँ कि जो कुछ हम पहले कर रहे थे उसको उतने ही विगर से करते रहे। अब भीड़ की जगह में बिल्कुल ना जाइए। जरूरी नहीं है कि अगर ये सीवियर डिजीज नहीं देता तो इसलिए ओमिक्रॉन को लेना बहुत जरूरी है। हम भैया आप ही ओमिक्रॉन हमको इन्फेक्ट कर दे, उसकी कोई जरूरत नहीं है जी। आप भीड़ की जगह में ना जाइए। आप शादियां ब्याह नहीं ज्यादा बड़े में जाइए। पॉलिटिकल रैलीज को बिल्कुल कम करिए। और ये धीरे धीरे जब पॉपुलेशन में बढ़ेगा तो है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। अमेरिका का हाल देखिए, ब्रिटेन का देखिए, फ्रांस का देखिए। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि काफी लोगों में ये कंफ्यूजन रहा है कि इतने डबल वैक्सीनेशन के बावजूद इतना इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। वो डेल्टा भी फैलता था, ओमिक्रॉन उससे थोड़ा ज्यादा ही फैलता है क्योंकि वो ज्यादा इन्फेक्टिव है। मगर वैक्सीनेशन इसलिए जरूरी है और जल्दी से जल्दी जरूरी है कि वैक्सीनेशन से आपको सीवियर डिजीज और हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से छूट मिलती है। और एक जो साइंस की बात यह है कि जितने लोग जल्दी वैक्सीनेट होंगे उतना ही इसकी रेप्लिकेशन कम होगी, इसी को और इवॉल्व होने का मौका कम मिलेगा।
और सर, ये जब इवॉल्व बहुत- होने का मौका, हाँ बोलिए। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर। प्लीज प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कैरी ऑन। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वायरसेस को क्या चाहिए, वायरस का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अपने होस्ट को, जो कि मैं हूं या आप हैं, उसको किल करे। वायरस उसी तरह से इवॉल्व होते हैं। ओमिक्रॉन वो साइन दिखा रहा है कि भाई मैं इन्फेक्ट तो ज्यादा तेजी से करूंगा, मगर मैं आपको बहुत सीवियर डिजीज नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं। अब इसका मतलब नहीं है कल को अभी ओमिक्रॉन जैसे वायरस को निकलने में 8-9 महीना लग गया, इसकी म्यूटेशन इतनी ज्यादा है डेल्टा से, तो हम लोग तो ये चिंता करते हैं कि इसके बीच वाले वायरसेस कहाँ गए। कुछ देशों में सीक्वेंस करने की उनकी शक्ति नहीं है, उन देशों में डेल्टा तो था। तो हम लोगों को सर्वेलेंस पूरे इंटरनेशनल प्लेनेट लेवल पे करना होगा। जहां पे इन्फेक्शन है, वैक्सीन नहीं है, वहां वायरस के लिए बड़ा अच्छा है। वायरस को तो यही चाहिए कि भाई कोई इम्यूनिटी ना हो, और जितना मैं मल्टीप्लाई करूं उतना अच्छा है। तो मैं कह क्या रहा हूं सर, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करिए। जो उम्र में 60 साल से ज्यादा हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, उनको एकदम से बूस्टर डोज दीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल इस टाइम उनकी इम्यूनिटी वेन हो चुकी है। वी नो दैट, आई डोंट थिंक इसको और डिस्कस करने की जरूरत है कि इम्यूनिटी वेन ऑफ होती ही है जी। तो बूस्टर डोज कौन सा दीजिए आप कहिए कुछ देश में तो एक भी वैक्सीन नहीं लगी, वहां बूस्टर डोज कैसे दीजिएगा? वो बिल्कुल ठीक बात है। मगर जहां बूस्टर डोज दे सकते हैं, जहां वैक्सीनेशन हो चुकी है, वो सबको, हमको पूरे संसार को एक साथ चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमने कंट्रोल कर लिया या अमेरिका ने कर लिया तो वायरस चले जाएगा। ये वायरस कहीं नहीं जाएगा जब तक कि सबकी प्रोटेक्शन नहीं होती है, वायरस कहीं नहीं जाएगा। मगर मैं सिर्फ ये कहूंगा, जो अच्छी खबर जो नजर आ रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट्स हैव डिक्रीज, और जो लोग वायरसेस को जानते हैं, हम लोग वायरसेस पे काम करते हैं, उसका ये वायरसेस ऐसे ही धीरे धीरे बैकग्राउंड वायरस बन जाते हैं। वो वायरस के लिए भी ठीक है और ह्यूमैनिटी के लिए भी ठीक है। वायरस के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जिसको मैं इन्फेक्ट करूं उसको मैं मार दूं। बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ राहत भी है और यहाँ ये भी है कि भाई इसी के साथ हमें जीना सीखना होगा। लेकिन डॉक्टर राजीव, अब मान लीजिए हमने दोनों वैक्सीन लगवा ली है, उसके बाद क्या करें? क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है सर, बहुत सारे लोगों के लिए घर से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। ऑफिस है, उनका बिजनेस है, या कुछ हेल्थ इमरजेंसी है घर में किसी की या किसी और की, तो ऐसे में वो क्या करें? और डॉक्टर दासगुप्ता, एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारे बच्चों को हम कैसे बचाएं? पहले ही 2 साल से बच्चे घरों में बंद हैं, बिल्कुल थोड़ा अभी निकलना शुरू किया था, पेरेंट्स ने बच्चों को घर से बाहर निकालना शुरू किया था, फिर से क्या वो उन्हें घर में बंद कर दें? थैंक यू। ये दो थोड़ा अलग अलग सवाल हैं। जो आपका पहला सवाल है वो उसका जवाब ये है कि वैक्सीन्स 100 इसके कोविड के जो वैक्सीन्स हैं ये 100% इफेक्टिव नहीं है, और इसलिए इसके साथ जिसे हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं, यानी वैक्सीन लगाने के 2 हफ्ता बाद अगर कोई कोविड इन्फेक्शन होता है उस व्यक्ति में, तो उसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। इसका ये मतलब है कि जो वैक्सीन से जो इम्यूनिटी है उसको ये पर्टिकुलर वायरस या इसका जो पर्टिकुलर स्ट्रेन है वो उस इम्यूनिटी को तोड़ सकता है, इसलिए ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इसे कहते हैं। अब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस माइल्ड होते हैं। एक काफी लार्ज जो स्टडी है साउथ अफ्रीका से, उसमें ये फाइंडिंग है उसकी कि 94% ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस माइल्ड है, 4% मॉडरेट है और 2% सीवियर है। सर, वैक्सीनेशन के बाद डेथ इज वेरी वेरी रेयर। लेकिन यह है कि जब रेट ऑफ इन्फेक्शन हाई होगा, अब जो हम भारत में जिस फेज से हम गुजर रहे हैं, जहां रेट ऑफ इन्फेक्शन हाई है, वहां ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और खासकर जब 90 to 100% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो गए, वहाँ काफ़ी नए केसेस जो है वो आपके सिंगल डोज के बाद भी मिलेगा और कुछ डेफिनेटली 2 डोजेस के बाद भी आपको मिलेंगे ऐसे केसेस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वैक्सीन सेफ नहीं है। वैक्सीन इसलिए सेफ है क्योंकि ये डेथ्स और सीवियर डिजीज प्रिवेंट कर रहे हैं, और यह इसका मकसद है, और अब तक की जो एविडेंस है ये फुलफिल कर रहे हैं। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, इस समय क्या है कि ज़्यादातर
ज्यादातर जो काफी जो न्यू इन्फेक्शंस हैं वो हम बच्चों में, यानी अप टू 18 मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एडोलेसेंट का भी वैक्सीनेशन अब तक शुरू नहीं हुआ है, हम वहाँ कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि ज्यादातर एडल्ट्स, आप देखेंगे जो भारत के जो सीरो सर्वेज हैं अलग अलग राज्यों में या जो नेशनल लेवल पे है, वहाँ 80%, 90% प्लस एडल्ट्स आर इम्यून, जो वैक्सीनेशन प्लस प्रीवियस इन्फेक्शन का फल है। बच्चों में भी काफी हाई है, लेकिन जाहिर है कि एडल्ट से कम है इनकी सीरो प्रोटेक्शन। देयरफॉर काफी संख्या में हम बच्चों में, इंक्लूडिंग एडोलेसेंट्स में, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और खासकर जहाँ स्कूल्स खुल गए, बच्चे खेल रहे हैं या अदर चाइल्ड केयर सेंटर्स में जा रहे हैं, वहाँ कुछ हद तक बच्चों में इन्फेक्शन में देखने को मिलेगा। बच्चों में इन्फेक्शन बहुत माइल्ड है, और ये पहले भी कई बार हम इसके जिक्र कर चुके हैं कि वैक्सीनेशन इज नॉट ए प्री रिक्विजिट फॉर स्कूलिंग। और भारत में लगभग 600 दिन बंद रहे हैं स्कूल, जो विश्व भर में काफी ज्यादा है। इतने ज्यादा स्कूल दिन के लिए स्कूल कहीं नहीं बंद रहे, और इससे काफी प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर चौहान, हमने सेकेंड वेव में भी देखा था महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, मुंबई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। इस बार भी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और दिल्ली आगे पीछे चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। और दिल्ली, पिछली बार भी दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हमने देखी थी, बड़ी तकलीफ हुई थी सर। ऐसा क्यों सर कि इन दोनों ही जगह दिल्ली और महाराष्ट्र में ये केसेस ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं सर, पिछली बार भी और इस बार भी? तो ऐसे ही अगर आप देखें, लंदन में ज्यादा थे, ऐसे न्यूयॉर्क में ज्यादा थे, ऐसे ही पेरिस में ज्यादा थे। तो जहां भी डेंसिटी लोगों की ज्यादा होगी, जहां पे डेली ट्रैवल ज्यादा होगा, ये हर जगह जहां ये बिल्कुल डेंसिटी के हिसाब से है। और अगर लो डेंसिटी होगा उतना ही अमेरिका में बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ लो डेंसिटी है, वहाँ पे इन्फेक्शन रेट्स आर लो। वो तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। कलकत्ता में बढ़ेगा, आप देख लीजिएगा, वही ट्रेंड फॉलो करिएगा। बड़े मेट्रो में, आप मेट्रो में चल रहे हैं, आप बस में चल रहे हैं, आप बाजार में जा रहे हैं, बाजार भरे हुए हैं, तो इसमें तो कोई अजीब बात नहीं है कि दिल्ली और मुंबई में ज्यादा हो रहा है। मगर डॉक्टर साहब ने जो बात कही उसको मुझे 1 मिनट दीजिएगा तो मैं उसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। प्लीज सर, प्लीज। उसमें ये है, जब वैक्सीन बनी थी, वैक्सीन बड़ी तेजी से बनी, और सब वैक्सीन वुहान वायरस के सीक्वेंस पे डिपेंड कर, और सब की सब। अभी तो कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जो कि ओरिजिनल चाइनीज वैक्सीन के उस पे ना हो। और ज्यादा से ज्यादा वायरस के एक प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन काफी म्यूटेट हो चुका है। तो जब अल्फा, बीटा, गामा में, जब बीटा और गामा एक ब्राजील में और एक साउथ अफ्रीका में डिस्कवर हुए, तो वो दोनों ही दिखा चुके थे कि वो वैक्सीन की एबिलिटी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को एस्केप करने सकते, तो वो कोई नई बात नहीं है। डेल्टा उनसे ज्यादा भी करता था। तो वैक्सीन्स ने एक्चुअली कभी भी प्रॉमिस नहीं किया था कि आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन नहीं होगा। वायरस म्यूटेट होगा तो कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज की एबिलिटी, बिकॉज वो ओरिजिनल वायरस में बनी हुई है, तो वो होगा। बट नेचुरल इन्फेक्शन को भी ओमिक्रॉन एस्केप करता है, क्योंकि इतना ज्यादा इसका जो जहां पे बाइंड करता है सेल में, वो इतना म्यूटेट हो चुका है। 22 म्यूटेशन है उस एरिया में सर। मगर वायरस को फिर भी अंदर सेल में घुसने के लिए अपनी एक्टिविटी तो करना ही पड़ेगा। तो वायरस का भी कोई हद है कितना बदलेगा। तो बजाय, आपके दर्शकों को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बिल्कुल कि सब वायरस इसी तरह से चलते हैं, धीरे धीरे वो ऐसे हो जाते हैं कि बहुत तेजी से फैल जाए मगर ज्यादा लोगों को सिक ना करे। तो वैक्सीन ने शुरू से, पहली वैक्सीन फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, और सबने यही कहा था कि आपको सीवियर डिजीज से और हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से प्रोटेक्शन होगा। फॉर्चुनेटली वैक्सीन अभी भी वो कर रही है। फॉर्चुनेटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा म्यूटेट हो चुका है। और लॉजिकली हम लोग तो प्रोटीन साइंस करते हैं, अगर ये बिल्कुल वैक्सीन से न्यूट्रलाइज नहीं है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मगर अच्छी बात यह है कि जो दूसरी इम्यूनिटी होती है, सेलुलर इम्यूनिटी, टी सेल इम्यूनिटी, उससे वैक्सीन इंड्यूस्ड नेचुरल प्रोटेक्शन इज वाइड स्प्रेड, वो बड़ी अच्छी बात है। और वो 2 दवाई जो आई हैं, एक मर्क की और एक
एक फाइजर की, नए साल में हम लोगों के पास काफी ज्यादा अस्त्र होंगे और वायरस खुद भी चाहेगा कि भाई 2 साल हो गए, बहुत तंग कर लिया, तो हम भी थोड़ा म्यूटेट होके थोड़ा शांत हो जाए। और जो मैं कह रहा हूँ होपफुली वही वैसे ही होगा। बट ये अगर हमने सबको वैक्सीनेट नहीं किया और स्प्रेड को नहीं कम किया तो वायरस को म्यूटेट होने के लिए और बहुत सारे रास्ते होंगे, उनको हमको कम करना पड़ेगा। डॉक्टर चौहान, डॉक्टर दासगुप्ता, आप दोनों आज तक पर हमारे साथ आए। हमारे दर्शकों को आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दी और बहुत सारे उनके भ्रम भी आप दोनों ने दूर किए। डॉक्टर दासगुप्ता, डॉक्टर चौहान, आप दोनों का सर बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से हमारे देश में फैल रहा है। हाँ, ये बहुत सीवियर नहीं है, ख़तरनाक नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन चपेट में तो आपको हमें ले ही रहा है। बचने की जिम्मेदारी हमारी, सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमें बचना है। सो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।